हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन मिडल कोचिंग सेंटर। तो आज हम 12th की बायोटेक्नोलॉजी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो ये उन बच्चों के लिए यूज़फुल वीडियो होगा जिन्होंने अपना सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी लिया है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। जो हमारा ये चैप्टर है, हम इसमें यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। यूनिट वन सबसे पहले उसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं हमारे। कौन कौन से? सबसे पहला है एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा है होस्ट वेक्टर सिस्टम, तीसरा है जीन क्लोनिंग और चौथा है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम 1 बाय 1 यानी कि एक लेक्चर में, सीरीज़ के लेक्चर में हम एक चैप्टर कवर करते चलेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी हमने बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत की और अगर हमने हर्बर्ट बोयर के बारे में बात नहीं की तो ये एक अधूरी सी बात हो जाएगी। यानी कि हर्बर्ट बोयर यानी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, हर्बर्ट वाइन हर्ब बोयर यानी इनका पूरा नाम क्या है, हर्बर्ट वाइनी हर्ब बोयर, जो बॉर्न हुए थे जुलाई 10, 1936 में। वॉज अ रिसर्चर एंड इंटरप्रेन्योर ठीक इन बायोटेक्नोलॉजी। हर्ब बोयर हेल्स फ्रॉम डेरी, पेंसिल्वेनिया, where went on the graduate at the University of Pittsburgh, where he specialized in microbial genetics। ठीक, ये अभी उनकी किसके बारे में बात हो रही है, उनकी लाइफ की, उनके कैरियर के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने रिसर्च कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ठीक है, तो कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना कि कभी कभी अगर आप फर्दर नीट की प्रिपरेशन करे होंगे तो भी हम थोड़ा बहुत कभी कभी या किसी भी बायो से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। After preliminary experiments in 1973, the Cohen-Boyer team was able to cut open a plasmid loop from one species of bacteria, insert a gene from different bacterial species and close the plasmid। कहा गया कि इन्होंने ही यानी इनकी और इनकी टीम ने सबसे पहले क्या किया था, देखिए इन्होंने क्या किया था कि प्लाज्मिड की लूप को कट किया था। ठीक बात, और किसकी, बैक्टीरिया के, और इसमें एक नया जीन इंसर्ट किया था और उसके बाद इसे पैक यानी कि एक नया जीन इंसर्ट करके जीन मैनिपुलेशन का सबसे पहले काम किसने किया था, हर्बर्ट बोयर ने किया था। दिस क्रिएटेड अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेनिंग रिकम्बाइंड डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक बात, द टीम हैड क्रिएटेड द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनकी टीम ने सबसे पहला फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ बनाया था। क्या बनाया था, फर्स्ट जीएमओ। ठीक, द टीम हैड क्रिएटेड द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द 1990 नेशनल मेडल ऑफ साइंस, को रिसिप्ट ऑफ द 1996 लेमनसन MIT प्राइज एंड अ को फाउंडर ऑफ जेनेटेक। किसके फाउंडर थे, जेनेटेक के। ही वॉज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को एंड लेटर सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेनेटेक फ्रॉम 1976 अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 1991। ठीक, चलिए, तो ये किसकी बात थी, थोड़ी सी हर्बर्ट बोयर की बात थी। इनकी शक्ल भी देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये है हर्बर्ट बोयर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी की ही ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है, तो इसमें जो वाटर मार्क्स हैं इसको इग्नोर करिएगा, इसलिए क्योंकि कभी कभी प्रिंट में, बुक में चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए मैंने ऑफिशियल साइट से ये निकाला हुआ है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर
DNA, क्या बोलते हैं, rDNA, recombinant DNA technology. As how the application of basic concept of molecular biology, macrobiology, genetics, biochemistry, etc. यानी कि ये क्या है कि कैसे कैसे हम rDNA टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, मैक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा में. हाँ, आपने इन सब बायोलॉजी की साइंस को, फील्ड्स को, बायोलॉजी साइंस की फील्ड्स को आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, है ना, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं और बायो के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. तो इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है. लेट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी. Potential application of rDNA technology in the use of medicine and agriculture is also discussed in the conceptual manner along with some noticeable example of products developed through rDNA technology. यानी कि इसके बारे में हम अभी आगे जब हम अपने 4th चैप्टर में पहुँचेंगे तो हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. कहाँ कहाँ पे है, बताया जा रहा है कि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, यानी अदर फील्ड्स में हम rDNA टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं. चलिए, तो ओवरव्यू पे पहुंचते हैं, यानी कि क्या है rDNA टेक्नोलॉजी क्या है. इन द लास्ट सेंचुरी व्हेन साइंटिस्ट, ये क्लियर दिख रहा है या नहीं, इसे और जूम करूं. देखिए, इन द लास्ट सेंचुरी व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड that nucleic acid DNA is the principal molecule responsible for the expression of characters. Attempts were made to alter the genetic makeup of an organism by manipulating nucleic acid directly. यानी कि ये बात शुरू कहाँ से होती है कि जब हमने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड, उसमें से भी क्या DNA को, जो किसके तरीके से काम करता है, बताइए. देखो, कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल मॉलिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि DNA क्या है, एक क्या है बताओ, प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है, किसके लिए, कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए. ठीक बात. वेरियस मेथड यूज्ड फॉर डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग न्यूक्लिक एसिड जीनोम DNA ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली रिफर टू एज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. यानी कि जो कुछ भी मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, किसमें, DNA मैनिपुलेशन में, किसमें, DNA मैनिपुलेशन, न्यूक्लिक एसिड को, जीनोम को बनाने के लिए, वो क्या कहे जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. और जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं. rDNA टेक्नोलॉजी हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू रैपिड प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड्स और बायोलॉजी विच स्पैन्स फ्रॉम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड अब बढ़ती जा रही है. किसकी वजह से, जब जब हम इसे बायोलॉजी के अदर रिसर्च की फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या है, बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, साइटोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में और अदर्स में. ठीक है, यानी कि हम अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ अलग अलग फील्ड्स में करते आ रहे हैं. जैसे कि हम बायोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और एक मॉलिकुलर लेवल पे पढ़ाई करने के लिए जेनेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं. जेनेटिक्स का ही यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ करके हम अदर GMOs बना रहे हैं ना, यानी उनके DNA को मैनिपुलेट करके. और दूसरा कहा जा रहा है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के अकेले के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है. फिर माइक्रोबायोलॉजी में, यानी कि हम अदर GMOs बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, ओनली बैक्टीरियाज की हेल्प से, तो वो किसके अंदर आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. और मॉलिकुलर बायोलॉजी इज इटसेल्फ अ स्टडी ऑफ द DNA. ठीक है, और उनके एप्लीकेशंस और ऑल दैट प्रोसेसेस के बारे में.
Isolation and purification of nucleic acids followed by the understanding of their structures। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, हम अदर रिसर्च के बारे में जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, उन्हें प्योरीफाई करेंगे, यानी स्पेशली हम किस पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पे काम कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया कि प्रॉपर्टीज़ जानना, उनके फंक्शंस को जानना और उनके फाइनली उनकी क्या करना, सीक्वेंसिंग करना। जैसे कहा जा रहा है कि इन द लास्ट सेंचुरी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ आरडीएनए का कहाँ पे हुआ है, लास्ट सेंचुरी में हुआ है ना, कि इन द लास्ट सेंचुरी हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया, आरडीएनए का किया। और आरडीएनए के यूज़ से हमने सबसे ज़्यादा किस पे वर्क किया, मेडिसिनल फील्ड में, मेडिसिन्स बनाने में और एग्रीकल्चर में, ठीक है। इन सब में हमने सबसे ज़्यादा आरडीएनए का यूज़ किया, यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, इन द लास्ट सेंचुरीज़ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर The first breakthrough in this journey was to establish the fact that DNA of an organism not only carries its genetic information but also propagates it from one generation to the another। यानी कि इन सब स्टडीज़ में, यानी कि हम जब सीक्वेंस से हमने डीएनए के, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यानी मेंडल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स तो दिए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये चीज़ें कहाँ पे हो रही। उन्होंने फैक्टर यूज़ किया, उन्होंने ना तो जीन कहा ना तो क्रोमोजोम कहा। लेकिन इस सीरीज़, इस रिसर्च की सीक्वेंसेस में हमें सबसे पहले ये पता चला कि क्या है कि डीएनए एक नॉट एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये एक ऐसा भी काम कर रहा है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करने का इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है। द नेक्स्ट हॉलमार्क वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई कि जब हमने जाना कि डीएनए क्या है, डीएनए जो कि क्या है, वही है, यानी कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके अलावा हमने क्या किया था कि इसके अलावा हमने ये डिस्कवरी की, जैसे कि डीएनए के डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। यानी इन्होंने ही बताया कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यानी कि ये मेजर डिस्कवरीज थी आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। फिर बात आती है कि फर्दर रेप्लिकेशन, यानी कि इसके बाद क्या बात आती है कि रेप्लिकेशन, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए वाज अंडरस्टूड इन डिटेल बाय साइंटिस्ट। यानी कि इसके बाद क्या क्या हुई, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा। क्या पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा में क्या बताया जाता है कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। क्या बनता है, आरएनए। और आरएनए से प्रोटीन क्या बनती है, प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। सॉरी। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना। तो डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को
ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो ये क्या कहलाता है? यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। यही क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा। तो यही कहा जा रहा है कि फर्दर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से प्रोटीन बनना, और ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? एक मिनट बच्चों, माइक थोड़ा सा डाउन हो गया, हम सेल चेंज करते हैं, 1 मिनट। चलिए बच्चों, सॉरी टू इंटरप्शन। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना, कि हम कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? हमने कहा कि डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन, और फिर डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। साइंटिस्ट वर also able to develop various methods and techniques to isolate and purify DNA from various organism। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने बहुत सारी ऐसे मेथड्स और ऐसी टेक्निक्स को डिस्कवर किया जिससे हम डीएनए और आरएनए को वेरियस ऑर्गेनिज्म से प्योरीफाई कर सकते हैं। Several enzymes were simultaneously discovered and using which one can precisely manipulate a DNA molecule। यानी कि इसके साथ साथ कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर हुए, एंजाइम्स भी डिस्कवर हुए जिनका यूज़ हम डीएनए मैनिपुलेशन में, जिसकी हेल्प से हम डीएनए मैनिपुलेशन कर सकते हैं। Thus new enzymes such as restriction endonuclease, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिनका यूज़ हम करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इनमें 2 टाइप के एंजाइम्स आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यानी कि वो जो डीएनए के सीक्वेंसेस को अंदर से कट करेगा, यानी नाम क्या है? एंडोन्यूक्लिएज। और दूसरे क्या है? एक्सोन्यूक्लिएज, जो क्या करेंगे? सीक्वेंसेस को बाहर से काटेंगे, वो क्या कहलाएंगे? एक्सोन्यूक्लिएज कहलाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट एज अ सीजर टू कट द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी इन्हीं को, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम और क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। देखो क्लियर दिख रहा है? क्लियर है? ठीक, चलो कहाँ गया? By Werner Erber, Hamilton Smith and Daniel Nathan during late 1960s and early 1970s, यानी इन लोगों ने किसकी डिस्कवरी की थी? मॉलिक्यूलर सीजन यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। फिर कहा गया कि एक एंजाइम और आया, क्या था? लाइगेज था, विच ज्वाइंस 2 DNA फ्रैगमेंट्स। ठीक है,
यानी कि जैसे हम कभी कभी हमारी नोट्स फट जाती है, कॉपीज़ फट जाती हैं, या हमें कुछ दीवार में चिपकाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गम यूज़ करते हैं ना। इसी तरीके से आरडीएनए में एक एंजाइम है लाइगेज, जिसका काम क्या है, एक दूसरे में यानी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कराना। बाई गिलबर्ट, लैंडमैन एंड रिचर्डसन एंड Hurwitz in the year 1967 were discovered. During this period, scientists also noticed that foreign DNA fragments can be taken by bacteria from its surrounding environment, where it can be integrated into its genome. कहा गया कि इस डिस्कवरीज़ के अलावा भी साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ फॉरेन डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं जो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा अपने सेल्स में ले लिए जा रहे हैं, जिसका यूज़ इन्होंने और कहाँ किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजीज़ में किया। विथ ऑल दिस नॉलेज साइंटिस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू गेट इट्स प्रोडक्ट। यानी कि इन सब चीज़ के अलावा जब इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो जीनोम को अपने क्या कर ले रहे हैं कि एक रेप्लिकेशन से या अपने कॉपी करके वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी अपने अंदर कॉपी कर ले रहे हैं उनके जीनोम को, तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन को या डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में मैनिपुलेट कर दें और एक नया प्रोडक्ट या नया ऑर्गेनिज्म बना लें। Stanley Cohen had the expertise in introducing plasmid DNA into Escherichia coli। यानी कि इनके पास देखो, स्टेनले कोहेन के पास एक एक्सपर्टीज़ थी, किस चीज़ की थी कि वो क्या कर सकते थे कि किसी भी बैक्टीरिया के जीनोम को दूसरे यानी किसके अंदर, Escherichia coli के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते थे। एंड सब्सिक्वेंट प्रोपोगेशन एंड क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया। On the other hand, Boyer had the expertise to cleave the double strands DNA to produce single stranded ends with identical termini using restriction enzyme। यानी कि दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, बोयर थे, जिनके पास दूसरी एक्सपर्टीज़ थी कि वो क्या कर सकते थे, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड्स को क्लीव कर सकते थे। कौन से एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। बोथ विजुअलाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ कॉम्बाइनिंग द टू डिस्कवरीज टू व्हाट वुड लैटर बिकम आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी इन दोनों की कला आपस में मिक्स हुई और वो क्या कहलाई, एक नई फील्ड साइंस की आरडीएनए या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो, अपार्ट फ्रॉम इट्स अनक्वेश्चनेबल contribution to basic scientific endeavor, our DNA technology has played a great role in shaping our life standards by its immense contribution in diagnosis and treatment of various diseases including genetic disorders and improve and develop disease-free high yield क्रॉप्स। यानी कि जैसे जैसे जब हम लोगों ने आरडीएनए को पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो हमने देखा कि हम इसकी मदद से कई सारी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, है ना, और कई सारी ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जिनमें पेस्ट या कोई भी इंसेक्ट अफेक्ट ना कर पाए। द कॉन्ट्रीब्यूशन of our DNA technology in shaping our life can be judged from the given example। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख सकते हैं, आज भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि RDNA के यूज़ से हमने कितना आगे तक कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल है। Earlier, several tons of animal pancreatic glands were needed to get a few milligrams of insulin to treat diabetes, or thousands of animal pituitary glands were required to isolate growth hormone to treat dwarfism। कहा गया कि जब पहले क्या होता था, जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी पिक्चर में नहीं था, तो हम क्या करते थे कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते थे, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स थे, उनमें हमें रेगुलर डोज पे क्या देना होता था, इंसुलिन। यानी अभी भी देना होता है, लेकिन ये बात कब की हो रही है, पहले की, कि उन्हें रेगुलर डोज इंसुलिन देना पड़ता है।
ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की ही कमी से, यानी इंसुलिन उतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो रही है। पता ही है सबको डायबिटीज़ क्यों होती है, तो डायबिटीज़ की वजह से उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, तो हम ये इंसुलिन कहाँ से लेते थे? जो स्लॉटर्ड एनिमल्स होते थे उनकी पैनक्रियाज से। यानी कि कहा जा रहा है कि देखो, several tons of animal pancreatic glands were needed to get a few milligrams of insulin। यानी कि सिर्फ कुछ मिलीग्राम्स इंसुलिन को मतलब हमें लेने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स लगती थी। यानी उतने ही ज़्यादा एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एक बनाया GMO। क्या बनाया? GMO, यानी एक बैक्टीरिया जो डिजीज़ फैलाता था। ठीक है, कौन सा? टाइफाइड। उस बैक्टीरिया को हमने ऐसा उसका जीन मैनिपुलेट किया कि वो अब क्या करने लगा? इंसुलिन का सिक्रेशन करने लगा, इंसुलिन बनाने लगा। अब हम उससे आसानी से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, प्योरीफाई कर सकते थे, और अब हम इंजेक्ट कर सकते थे ह्यूमंस में। किसकी मदद से? RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर वही कहा जा रहा है कि ऐसे कई सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती थी जिसमें हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए था। ठीक, तो किसकी चीज़ के लिए? ट्रीट करने के लिए डार्फिज्म, यानी कि बौनेपन को। लेकिन अब वो भी हमने RDNA की मदद से उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया, और अब हमें किसी एनिमल्स की, अदर किसी पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, अदर किसी हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। Therefore, these products were available in limited quantity as well as at a high cost. Nevertheless, such purified therapeutic proteins from animal source exhibited immunogenic reactions in humans। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, ठीक है, कहाँ से? किसी भी एनिमल से, किसी भी एनिमल की ग्लैंड से, लेकिन वो अभी भी तो क्या है? वो हमारा तो नहीं है ना, अभी भी वो दूसरों का है। यानी किसका? किसी अदर एनिमल का। तो उस पर क्या होता था कि हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता था, और जिसकी वजह से वो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो जाती थी, और उसकी वजह से हमें क्या लेने पड़ते थे? इम्यूनो सप्रेशेंट लेने पड़ते थे, और इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जा रहा था और हमें और अलग बीमारियाँ हो जाती थी। यानी कि हम चले ठीक कर दें डायबिटीज़, और उसकी जगह पर हमने और बीमारी इकट्ठा कर ली। Needless to say, scientists circumvent the above obstacles by producing human insulin and growth hormone in bacterial system using RDNA टेक्नोलॉजी। यानी कि साइंटिस्ट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया, किसकी मदद से? RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से। प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन टू ट्रीट कैंसर, यानी कि कहा जा रहा है कि इंटरफेरॉन, हमें पता है क्या है इंटरफेरॉन्स? क्या है? एक बताओ। नहीं, इंटरफेरॉन्स क्या है? जो हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम में, है ना, सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती हैं, जो अलग अलग मतलब बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस में वो अलग अलग रिएक्शंस निकालती हैं हमारी, यानी अदर माइक्रोब्स के अगेंस्ट। तो कहा जा रहा है कि इंटरफेरॉन टू ट्रीट कैंसर, प्लाज्मो। देखो, अब इंटरफेरॉन्स क्या है? जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती हैं, वैसे ही इंटरफेरॉन्स होती हैं, वो भी काम करती हैं किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो इंटरफेरॉन किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड यूरोकाइनेज टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RDNA technology to human society. In the last few decades, by employing RDNA technology, scientists have been able to introduce specific targeted modification in plant genome to get genetically modified crops। यानी कि अब बात कहाँ पे आ गई? एग्रीकल्चर फील्ड में आ गई कि एग्रीकल्चर फील्ड में साइंटिस्ट ने RDNA टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया। ये देखो, हाँ, अब कहा गया कि 10
In this way, crops have been developed which offer resistance to disease, thereby helping farmers to free from worry about damage of their crops। यानी कि इन सब की मदद से क्या हो गया कि अब हमारी क्रॉप्स की ईल्ड भी बढ़ गई। अब जो फार्मर्स हैं, जो खेती कर रहे हैं, अब वो इस चीज़ से भी फ्री हो गए कि हमारी फसल अब ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली ड्रॉट रेजिस्टेंट और सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स वर ऑल्सो डेवलप्ड सो दैट फार्मर्स कैन ग्रो देम इन एडवर्स इन्वायरमेंट। यानी कि कहा गया कि एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट के अलावा, यानी पेस्ट रेजिस्टेंट के अलावा भी क्या हुआ, एक तो जो भी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी, जैसे कि ड्रॉट हो गई, ठीक है, हाई सैलिनिटी हो गई, इन सबको भी ओवरकम करने के लिए भी आरडीएनए का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि इन सबको कम करने के लिए कि अब फार्मर्स को ये भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कैसे भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, यानी कि जिसकी वजह से भी अब उनकी क्रॉप खराब ना हो। Such modification in genetic system of plants or crops by rDNA technology not only improve the quality of production but also enhance the value of production। यानी कि इसके साथ साथ एक तो ऐसा नहीं हुआ कि क्या हो गया कि क्रॉप्स ज़्यादा हो रही है, इसके साथ साथ भी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई, यानी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों का इम्प्रूव हो गया। Days are not far when a variety of important therapeutic proteins, peptides and hormones will be produced from plants employing rDNA technology। कहा जा रहा है कि अब ऐसा वो समय भी नहीं है, यानी कि दूर जहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि हमने प्लांट की मदद से, यानी rDNA टेक्नोलॉजी की भी मदद से प्लांट से हमने थेरापेटिक्स निकाला, हार्मोन्स निकाला, पेप्टाइड्स निकाले, जो कुछ भी किसकी वजह से हो पाया, rDNA टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया। Such products will have many advantages over animal based products in terms of cost and contamination। यानी कि अब ये जो हो पाया ये भी किसमें यानी कि ये और भी एडवांस किसमें थे, यानी कि ये एक डिज़ीज़ फ्री भी थे, कंटेमिनेशन फ्री भी थे और बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्री भी, यानी कॉस्ट भी कम हो गई। इन जनरल एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर costlier and require extra care to be free of virus and other animal proteins contamination। यानी कि जब जब प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो भी हमने काम किया वो एक तो कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा होता था और वायरस यानी कि किसी भी मैक्रोब से कंटामिनेशन फ्री करना भी थोड़ा मुश्किल होता था। ठीक बात। अब कहा गया कि लैंडमार्क डिस्कवरीज विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि ये आगे हम पढ़ेंगे। ये आती है कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी जो की गई थी कहाँ पे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये चार्ट तुम लोग को तुम्हारी बुक में मिल जाएगा, एक बार के लिए मैं बता देती हूँ। 1917 में कार्ल इर्की क्वाइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था, कार्ल इर्की ने। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता था। एवरे मैक्लॉड एंड मैकार्टे डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट हम जब आपने बायो, अगर इफ़ यू हैव चूजन बायो, तो आप 12th की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा मैं इस डिस्कवरी की ओवरव्यू बताती हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि एवरी मैक्लॉड और मैकार्टे की जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, देखो एक्सपेरिमेंट समझो। इन्होंने क्या किया था कि इसके पहले ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ ने किया था जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने क्या किया था कि कुछ माउस लिए थे, ठीक है, और उनमें इन्होंने कुछ बैक्टीरिया को क्या किया था, इंजेक्ट किया था। यानी वो बैक्टीरिया जो डिजीज़ फैलाते थे, निमोनिया। क्या फैलाते थे, निमोनिया। ठीक बात। इन्होंने निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
बैक्टीरिया को इंसर्ट किया और इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स ली, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन का नाम इसलिए है क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे थे जो स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे। क्या बनाते थे? स्मूथ कॉलोनीज। किसकी वजह से, किसकी मदद से? पॉलीसेकेराइड की मदद से, ठीक है। और आर स्ट्रेन थे जो स्मूथ कॉलोनीज नहीं दिखती थी, रफ कॉलोनीज थी, ठीक है। इसलिए इनका नाम आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि माउस में इन एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को अलग अलग माउस में इंजेक्ट करके देखा। जब इन्होंने क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया, चलिए इसको अलग पेज में पढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या किया कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माउस में इंजेक्ट किया तो माउस क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? माउस मर गया। फिर इन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन को लिया और इंजेक्ट किया। किसको लिया? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया क्या था? जिंदा था। क्या था? जिंदा था। सॉरी, माउस, ठीक है, माउस जिंदा था। फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को हीट किल किया। क्या किया? हीट किल किया। ये मैं थोड़ा सा एकदम समरी में बता रही हूँ, ठीक है। हीट किल किया और उसके साथ साथ इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एज इट इज़ डाला और अब क्या हुआ? माउस मर गया। क्या हो गया? माउस मर गया। तो इससे इन्होंने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि देखो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे जो क्या थे? नॉन विरुलेंट थे। क्या थे? नॉन विरुलेंट। नॉन विरुलेंट यानी कि वो ये बैक्टीरिया थे जो निमोनिया डिजीज़ नहीं फैला रहे थे, और जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो क्या थे? विरुलेंट थे। क्या थे? विरुलेंट थे, ठीक बात। तो इन्होंने देखा कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अलग डाला, यानी एक तो वो विरुलेंट थे ही, वो डिजीज़ फैला ही रहे थे, तो माउस में डालने के बाद वो क्या हो गए? मर गए। फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन विरुलेंट था, वो बीमारी नहीं फैला रहा था, लेकिन वो क्या हो गया? माउस, अभी जब उन्होंने माउस में इसको इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा है। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया, ठीक, और आर स्ट्रेन को एज इट इज़ डाला गया तो माउस मर गया। कैसे? लेकिन हमने एस स्ट्रेन को तो हीट किल किया है, आर स्ट्रेन तो ऑलरेडी नॉन विरुलेंट है, तो कैसे मरा? लेकिन ये नहीं बता सके। इन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा है, यानी कि कुछ ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कहाँ से? एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, ठीक। ये यहाँ तक इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक बात। अब इसके आगे आए कौन? देखो यही बात कही जा रही है। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टे। देखो एवरी मैक्लियोड और मैकार्टे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने इसके आगे की काम की डिस्कवरी की। कहा? ग्रिफिथ के बाद से इन्होंने काम स्टार्ट किया। ग्रिफिथ के बाद जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो इन्होंने वही सेम फ्लूइड लिया, ठीक बात, वही सेम फ्लूइड जो हम माउस में डाल रहे थे, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन वाला, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि इनका ये मानना था कि प्रोटीन विल बी द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रहा है, हो सकता है वो क्या हो? प्रोटीन हो, ठीक। तो इन्होंने वही फ्लूइड लिया, यानी कि इन्होंने क्या किया? इस फ्लूइड में से डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया, ठीक। अब ये फ्लूइड वही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इनको ये लग रहा था कि प्रोटीन हो सकता है, तो प्रोटीन को इस चीज़ में रखने के लिए इन्होंने इन डीएनए और आरएनए को क्या करना था? इनको हटाना था, यानी इन्होंने क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी डीएनए को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कौन सा एंजाइम यूज किया? डीएनएज। क्या यूज़ किया? डीएनएज। आरएनए को ख़त्म करने के लिए एंजाइम यूज़ किया गया? आरएनएज। क्या यूज़ किया गया? आरएनएज किया गया, ठीक बात।
अब जो कि प्रोटीन को रखना है, अब इन्होंने सेम फ्लूइड यानी क्या किया, फिर से इंजेक्ट किया माउस में। किस में इंजेक्ट किया, माउस में। तो अब बताओ कि क्या माउस मरेगा या जिंदा रहेगा, बोलो, तेज बोलो। जिंदा रहेगा। कैसे, क्योंकि प्रोटीन है और प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्म हो नहीं रहा था, ठीक है। अच्छा, जिंदा रहेगा कि मरेगा, कैसे, हाँ ठीक है। तो अच्छा, जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, तो ग्रिफिथ ने क्या कहा था कि कुछ ऐसा है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहा है, तो कि हमें तो पता है कि वो क्या था, डीएनए था, लेकिन उस समय तो नहीं पता था कि ये डीएनए है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन को समझ के क्या किया था, डीएनए और आरएनए को इंजेक्ट किया। तो माउस क्या हुआ, अभी भी जिंदा रहेगा, लाइव, ठीक। तो यानी कि प्रोटीन तो इस रेस से बाहर, क्योंकि माउस तो अभी भी जिंदा है, अगर प्रोटीन होता तो माउस तो मर जाता। तो अब डीएनए और आरएनए को, यानी अब प्रोटीन तो नहीं है, ये चीज़ इससे कंफर्म हो गया। अब उन्होंने फिर से क्या किया, सेम वही फ्लूइड लिया, ठीक बात। अब इनको क्या देखना था कि आरएनए है कि नहीं है, यानी अभी भी क्या था, डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था, ठीक है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, तो अब इनको क्या करना था, प्रोटीन को रखना था और डीएनए को रखना था। तो अब ये कौन सा एंजाइम डालेंगे, आरएनएज, यानी कि अब आरएनए यहाँ से जा चुका है। फिर सेम इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माउस में, और अभी भी माउस क्या है, जिंदा है, लाइव है, क्योंकि आरएनए भी नहीं है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, फिर से सेम चीज़ दी, अब इन्होंने क्या डाला, आरएनएज डाला और प्रोटीएज डाला, देखो यहाँ पे एक गलती हुई। यहाँ पे क्या गलती हुई कि हमको तो देखना क्या है, आरएनए देखना है, क्या देखना है, आरएनए। तो हम क्या डालेंगे, डीएनएज डालेंगे और क्या डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे। दिमाग खोल के बैठिए, गलती मत करिए, ठीक। तो प्रोटीएज डाला। अब यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि हमें रखना किसको है, डीएनए को रखना है, तो हम क्या डालेंगे, आरएनएज डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे, ठीक। तो अब फिर से इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया और अब माउस मर गया। क्या हो गया, माउस मर गया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही था जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए अब आता है, कौन आते हैं, 1952 की बात आती है, जोशुआ लडरबर्ग, जिन्होंने प्लाज्मिड की डिस्कवरी की। किसकी की, प्लाज्मिड की। फिर 1960s में वर्नर अर्बर, मैथ्यू मिजल्सन डिस्कवर टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे मेन रोल किसका आता है, अर्बर और मिजल्सन का, जिन्होंने डिस्कवर किया टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। फिर 1967 में गिलर्ड, लेमान, रिचर्डसन एंड हुडविट्स डिस्कवर्ड लाइगेज एंजाइम, यानी इन्होंने किसको एंजाइम डिस्कवर किया, लाइगेज, ठीक है। अभी लाइगेज किसका काम करता है, ज्वाइन करने का डीएनए के फ्रैगमेंट्स को। रेस्ट्रिक्शन कौन क्या करता है, कट करने का, किसका करने, कट करने का। फिर आए 1970 में हैमिल्टन, ओ स्मिथ एंड थॉमस जे केले डिस्कवर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर 1972 Paul Berg assembled the first recombinant DNA from bacterium into the virus, ठीक बात। 1973 Stanley and Cohen and Herbert Boyer developed DNA cloning and rDNA technology,
ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1975 यानी ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर जॉर्ज JF कॉलर एंड सीजर मिल्स्टन डिस्कवर्ड द हाइब्रिडोमा टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। 1982 में FDA अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA थेराप्यूटिक प्रोडक्ट ह्यूमुलिन डेवलप्ड बाय इली लिली एंड जेनटैक, ठीक है। देखो ये वही इंसुलिन है जो अभी हमने कहा था कि किसकी हेल्प से निकाला था, rDNA की हेल्प से। rDNA की हेल्प से जो अभी हमने इंसुलिन बनाया था विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। नाटक इतना बोर्ड कर रहा है मेरा। rDNA की हेल्प से जो हमने इंसुलिन बनाया था उसको क्या नाम दिया गया था, ह्यूमुलिन, ठीक है। और इसमें मेन रोल किसने निभाया था, एक कंपनी कौन सी थी, इली लिली कंपनी, और अभी हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी एक कंपनी जिन्होंने किसकी की थी, जेनटैक की थी, ठीक है। अब 1983 कैरी मुलिस डेवलप्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, PCR बोलते हैं। PCR का हेल्प हमने काफ़ी ज़्यादा किसमें देखा था, अभी जब हम कोविड में थे तो आपने PCR वर्ड का नाम सुना होगा। 1884 में सर एलेक्स जेफरीज इन्वेंटेड DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, देखो जो वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग की यूज़ करते हैं। 1986 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रोम्बिवाक्स HB फॉर हेपेटाइटिस B वॉज अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज़। फिर है 1990 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑफिशियली इनिशिएटेड विच वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी DOE एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, ठीक बात। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुआ क्या था कि पूरी ह्यूमन की जीनोम को क्या किया गया था, उसके बारे में सारी जानकारी, ये ऑफिशियली भी NIH के साइट पे अवेलेबल है, तुम पूरा देख सकते हो। 1984 द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप फ्लेवर सेवर टोमेटो वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाई कैलजीन इन 1992, ठीक है। ये फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या था, GMO था, यानी कि जो जनरली टोमेटो हम देखते हैं मार्केट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं 2-4 दिन 5 दिन बाद से फिर वो उनमें गलन स्टार्ट यानी कि सड़ने लग जाते हैं। लेकिन GMO था, इनके पास 2 चीज़ की क्वालिटी इम्प्रूव की गई, एक तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते और दूसरी इनकी क्वालिटी इन्हेंस की गई, ठीक है। 1996 में केथ कैम्बेल एंड आयन विल्मट क्लोन्ड द फर्स्ट मैमल फ्रॉम एडल्ट सोमैटिक सेल यूजिंग न्यूक्लियर ट्रांसफर, जिन्हें क्या बनाई गई थी, डॉली शीप बनाई गई थी, ठीक है, डॉली शीप जो GMO थी। आगे बढ़ो। अब 1996 में रिसर्चर्स एंड मॉन्सैंटो डेवलप्ड BT कॉटन, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉमर्शियली रिलीज्ड it in China and the United States in 1996 followed by its introduction into India in 2003, यानी इंडिया में कब आया, ये 2003 में आया, क्वेश्चन आ सकता है। फिर 2000 में इंगो पॉट्रिकुस एंड पीटर बेयर डेवलप्ड गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस के बारे में हमने पढ़ा है ना कि गोल्डन राइस क्या था कि इसमें हम लोगों ने जीन मैनिपुलेशन करके विटामिन A रिच्ड राइस बनाए, यानी कि इस राइस में विटामिन A ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, गोल्डन राइस कहा गया। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2004 में एवस्टिन एंड anti-VEGF मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। 2006 यानी कि अच्छा, इसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि कैंसर की तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो लोग इतने कैंसर से क्यों मर रहे हैं, सोचो और बताओ। 2006 में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन गार्डेसिल अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV रिसीव्स FDA अप्रूवल। 2006 में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ RNA इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग बाय डबल स्ट्रैंडेड RNA।
2010 में रॉबर्ट एडवर्ड्स अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF थेरेपी। इंपॉर्टेंट है ना। IVF थेरेपी हम पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो कपल्स जो नेचुरली बेबीज़ नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते वो IVF की हेल्प लेते हैं। 2012 में सीने यामानाका एंड जॉन बी गुरडॉन discovered that mature differentiated cells can be reprogrammed into induced pluripotent stem cells। 2019 में recent advances in the CRISPR-Cas9 genome editing tool, ठीक है, CRISPR-Cas9 इसको तुम डिटेल में पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में, ठीक है। 2020 में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19 वॉज डेवलप्ड, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कहा जा रहा है कि इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ द प्रेजेंट यूनिट द वेरियस कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी वर डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक बच्चों, तो चलिए हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।